बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 116 मोला हिदा फरमाए। मैं और हुरैरी पार्टी वाले हिस्से से दूर हाल के कोने में एक मेज पर बैठे काफी पी रहे थे। दूसरे लोगों की तरह मेरी नजरें भी बार बार उस तरफ उठ रही थी। एक औरत को देखकर मैं चौंक गया। उसने फैरोजी रंग की बहुत कीमती और खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी। सेलुलर ब्लाउज वैसे भी बहुत मुख्तसर था। पुश्त पर ब्लाउज का कपड़ा नहीं, बारीक डोरियां थी। इस तरह उसकी पुश्त बिल्कुल बरहना थी। पार्टी में शरीक लोग मशरूबात से लुत्फअंदोज हो रहे थे। उस औरत के साथ मैं भी उस औरत के हाथ में भी मशरूब का गिलास था। वो किसी अधेड़ उम्र आदमी से बातें करते हुए जरा सी घूमी तो मैं उसका चेहरा देखकर चौंका। पहले तो मैं उसे अपना वहम समझा, लेकिन वो वहम नहीं, हकीकत था। बेला को तो मैं लाखों के मजमे में भी पहचान सकता था। बेला ने मुझे भी देख लिया। एक लम्हे को उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभरे, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। इसी दौरान एक आदमी और दो औरतें उसके सामने आ खड़ी हुई। मैं अपना कप मेज पर रखकर उठ गया। क्या हुआ? हुरैरी ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। तुम यहीं बैठी रहो, मैं भी आता हूँ, मैंने कहा। कोई पसंद आ गई क्या? हुरैरी मुस्कुराई। मैं मजीद कुछ कहे बगैर नपे तुले कदम उठाता हुआ उस तरफ आ गया जहाँ बेला को देखा था, लेकिन वो वहां नहीं थी। मैं इधर उधर देखने लगा। हुजूम में बेला कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। और फिर साइड डोर के करीब फिरोजी साड़ी के आंचल की झलक देखकर मैं तेजी से उस तरफ लपका। वो औरत कैरिडोर में चंद गज आगे निकल चुकी थी। मैं तेज तेज कदम उठाता उसके करीब पहुंच गया, लेकिन वो बेला नहीं थी। मैं कैरिडोर से निकलकर खुली फिजा में आ गया। बाहर का गेट मेरी नजरों में था, लेकिन बेला उस तरफ भी न थी। मैं आधे घंटे तक पूरे होटल में घूमता रहा, लेकिन बेला इस तरह गायब हो गई थी जैसे उसका वजूद ही न रहा हो। मैं हाल में वापस आया तो हुरैरी के साथ एक और आदमी को बैठे देखकर ठिठक गया। उस आदमी को मैंने पहली मर्तबा देखा था, लेकिन अंदाजे गुफ्तगू से मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उनमें पहले से जान पहचान है। 4 मिनट बाद ही वो शख्स उठकर चला गया। ये कौन था? मैंने चुभती हुई नजरों से हुरैरी की तरफ देखा। पुराना जानने वाला था। इत्तफाक से मुलाकात हुई, हुरैरी ने कहा। लेकिन तुम कहाँ गायब हो गए थे? मुझे भी पुरानी जान पहचान की खातून नजर आई, लेकिन हैरत है वो छलावे की तरह गायब हो गई। पूरा होटल छान मारा, उसका पता ही नहीं चला। मैंने कहा, उसे तलाश करने का इरादा है या चलें? हुरैरी बोली, अब वो आसानी से नहीं मिलने की। मैंने कहा, चलो अब चलें। होटल से निकलते हुए भी मैं मुतजस्सिस निगाहों से चारों तरफ देख रहा था, लेकिन बेला नजर नहीं आई। उसने भी मुझे देख लिया था और गायब हुई थी। बेला की कराची में मौजूदगी खतरे की घंटी थी। वो यकीनन किसी अहम मिशन पर यहाँ आई थी और उसका सुराग लगाना जरूरी था। उस रात भी हम 1 बजे के लगभग ही घर पहुंचे। ताबिंदा सो गई। मेरी वो रात भी हुरैरी की ख्वाबगाह में गुजरी। सुबह 11 बजे मैं बेदार हुआ तो ना ताबिंदा घर में मौजूद थी और ना हुरैरी। मुलाजमा ने बताया कि ताबिंदा तो अपने दफ्तर गई थी और उसके थोड़ी देर बाद हुरैरी भी कुछ बताए बगैर निकल गई थी। 12 बजे के करीब मैं भी निकल गया। मेरे ख्याल में बेला किसी बड़े होटल में ही मिल सकती थी। सबसे पहले मैंने पीसी का रुख किया। तकरीबन 1 घंटा वहां गुजारने के बाद मैं शेरटन पहुंच गया। तकरीबन 3 बजे तक वहां रुका और फिर मैरियट पहुंच गया। मैं रात 11 बजे तक उन 5 स्टार होटलों में घूमता रहा, लेकिन बेला का सुराग नहीं मिला। मेरी तलाश का तरीका भी शायद गलत था। बेला कोई ऐसी चीज तो ना थी जो कहीं पड़ी होगी और मैं उसे उठा लूंगा। उसने कल रात मुझे देख लिया था और पुरअसरार तौर पर होटल से गायब हुई थी। अब वो आसानी से हाथ आने वाली नहीं थी। घर पहुंचा तो हुरैरी मौजूद नहीं थी। पूछने पर इंकशाफ हुआ कि वो सुबह से गई, अब तक लौटी नहीं थी। ताबिंदा उसके लिए खासी परेशान थी। मेरे लिए भी ये तशवीश की बात थी। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल आया। हुरैरी शायद नादमाबाद वाले उस बंगले में मौजूद हो जहाँ तय खाने में शहजादी की मम्मी वाला ताबूत छोड़ा था। मैंने ताबिंदा से बात की तो वो बोली वो वहां नहीं है। मैंने फोन किया था, कोई जवाब नहीं मिला। उसके 1-2 और ठिकाने मुझे मालूम है, लेकिन वो कहीं नहीं है। हमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। 12 बजे के करीब हुरैरी वापस आ गई। वो बेहद थकी हुई थी। मेरे पूछने पर उसने सिर्फ इतना बताया कि वो उस मम्मी के सिलसिले में ही मसरूफ थी। वो उन दोनों को बारी बारी एक खुफिया ठिकाने पर ले गई थी जहां मम्मी वाली वीडियो दिखाकर उनसे बातचीत होती रही थी। उसने ये बात तो जाहिर की कि चंद रोज में मम्मी का सौदा हो जाएगा। 2-3 दिन और गुजर गए। ताबिंदा और हुरैरी में खिंचाव मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया। उस शाम 7 बजे के करीब हुरैरी अकेली ही कहीं चली गई और खिलाफे मामूल उसने ताबिंदा की गाड़ी ले जाने की बजाय टैक्सी पर जाने को तरजीह दी और उसने कह दिया था कि उसे वापसी में देर हो जाएगी। हो सकता है रात को वापस आने का मौका ही ना मिले। हुरैरी रात को वापस नहीं आई, अगले दिन भी नहीं आई। ताबिंदा की सोच उसके बारे में कुछ भी रही हो, लेकिन मेरी सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था। यह ख्याल बार बार मेरे दिमाग में कचौके लगा रहा था कि हुरैरी ने रात किस तरह बसर की होगी। वो कौन होगा जिसके पहलू की जीनत वो बनी होगी। ये सब कुछ सोचते हुए मेरे सीने में रकाबत के जज्बात सर उबारने लगे। लेकिन मेरा रकीब कौन था? कोई भी हो सकता था। शाम 7 बजे के करीब ताबिंदा और मैं लान में बैठे चाय पी रहे थे कि मुलाजमा ने फोन कॉल की इतला दी। ताबिंदा उठकर अंदर चली गई। मैं वहीं बैठा चाय की चुस्कियां लेते हुए हुरैरी के बारे में सोचता रहा। 4 मिनट बाद ताबिंदा ने बरामदे वाले दरवाजे में नमूदार होकर मुझे बुलाया। हुरैरी का फोन है, बात कर लो, ताबिंदा ने कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त अजीब से तासरात थे। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ टेलीफोन वाली मेज के करीब पहुंच गया। ताबिंदा भी मेरे साथ ही थी।
रिसीवर अलग रखा हुआ था जिसे उठाकर मैंने कान से लगाया। हेलो हुरैरी, मैंने कहा। तुम कहाँ गायब हो? तुमने कोई इतला भी नहीं दी, हम परेशान थे। मैं इस वक्त ग्वादर में हूँ, हुरैरी की आवाज सुनाई दी। क्या? मैं इस तरह उछला जैसे मेरे सर पर बम फटा हो। तुम शायद मजाक कर रही हो। ग्वादर तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम यही कहना चाहते हो ना? हुरैरी ने मेरी बात काटी। लेकिन ये कोई मजाक नहीं, मैं ग्वादर में हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मैं आज रात यहाँ से चली जाऊंगी बंदर अब्बास की तरफ। नहीं हुरैरी, तुम अकेली कैसे जा सकती हो? मेरा मतलब है मेरे बगैर, मैंने कहा। और फिर वो शहजादी, लेकिन तुम वहां कैसे? मैं अकेली नहीं हूँ नाजी, वो शहजादी मेरे साथ है, उसके बगैर तो मैं वापसी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हुरैरी ने एक बार फिर मेरी बात काटते हुए कहा। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे, मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आ रहा था। हुरैरी की आवाज मेरे कानों से टकरा रही थी। वो कह रही थी, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया है। अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं शहजादी की गुमशुदा मम्मी को दोबारा कभी ना देख सकती। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक लम्हा मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। मैं आज रात यहाँ से निकल जाऊंगी और तुम मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। नहीं हुरैरी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं चीखा। मुझे अफसोस है नाजी, हुरैरी की मदम सी आवाज मेरी समाज से टकराई। मुझे ऐसा करने से अब कोई रोक नहीं सकता। मैं एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे जुदा होने का अफसोस है, और हाँ, टैडी भी मेरे साथ है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मुझे ताबिंदा से जुदा होने का भी बेहद अफसोस है। वो बहुत अच्छी खातून है, मेरा ख्याल है वो तुम्हें पसंद करने लगी है। मेरा मशवरा है, भाग दौड़ छोड़कर ताबिंदा का हाथ थाम लो। मुंह बंद रखो, मैं चीखा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा हुरैरी। खुदा हाफिज नाजी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। दूसरी तरफ से कहा गया और लाइन बेजान हो गई। मैं हेलो हेलो करते हुए पागलों की तरह बार बार क्रेडल पर हाथ मारने लगा। करीब खड़ी हुई ताबिंदा ने मेरे हाथ से रिसीवर लेकर क्रेडल पर रख दिया। मैं भी इस हरकत खड़ा फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देखता रह गया। ताबिंदा मुझे बाजू से पकड़कर सोफे पर ले आई। वो भी मेरे साथ ही जुड़कर बैठ गई। उसकी आंखों में भी वहशत सी भरी हुई थी। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर मेरे हल्क से फंसी सी आवाज निकली। वो चली गई ताबिंदा, और शहजादी को भी ले गई। क्या? ताबिंदा उछल पड़ी। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि मुझसे पहले हुरैरी ने ताबिंदा से जो बात की थी तो उसे मम्मी के बारे में कुछ नहीं बताया था। क्या कहा उसने? कहाँ है वो? कहाँ चली गई? तो तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया? मैं फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उसने कहा था कि अब वो वापस नहीं आएगी, ताबिंदा ने कहा। उसकी बातों से मैं समझी थी कि यहाँ रहते हुए वो मुझे तुम्हारे और अपने दरमियान रुकावट समझती है, और उसने कहीं और रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया है। वो तुमसे बात करना चाहती थी। मैं उस वक्त भी यही समझी कि वो तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती है, लेकिन मुझे बताओ वो कहाँ है और उसने क्या कहा था? मैं गहरी नजरों से ताबिंदा के चेहरे का जायजा ले रहा था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। वो इस वक्त ग्वादर में है और टैडी भी उसके साथ है, मैंने कहा, और फिर उसे तफसील से हुरैरी से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। वो ठीक कहती थी, ताबिंदा मेरे खामोश होने पर बोली। ये बहुत गंदा खेल है। दौलत के लिए इंसान अपनों का गला भी काट देता है, लेकिन उसने मुझे जिंदा छोड़कर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मैंने कहा। मैं दुनिया के आखिरी सिरे तक उसका पीछा करूंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हवा के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, ताबिंदा ने कहा। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, बेहतर है कि उसका ख्याल जहन से निकाल दो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर मदम लहजे में बोली, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में झांक कर देखो, यहाँ तुम्हें क्या नजर आता है? वो एक बार फिर खामोश हो गई। दोबारा बोलना शुरू किया तो आवाज मजीद धीमी हो गई। अल्फाज भी रुक रुक कर होंठों से निकल रहे थे। मेरे पास तुम्हारे लिए ना तो दौलत की कमी है, ना प्यार की। तुम जिंदगी की चिलचिलाती धूप में खतरनाक रास्तों पर दौड़ रहे हो, बार बार ठोकरें भी खाई हैं। अब तुम्हें समझ जाना चाहिए, मैं जिंदगी के तपते हुए सहरा में तुम्हारे लिए वो नखलिस्तान साबित होंगी जहाँ दरख्तों की ठंडी छांव में बैठकर तुम आराम कर सकोगे। इस रास्ते पर 4 कदम चलकर तो देखो। ताबिंदा की सैरज़दा सी आवाज मेरे कानों में रस घोलती रही। मेरी अजीब कैफियत थी। मैं बेइख्तियार अपना सर उसकी गोद में रखा। ताबिंदा मेरे बालों में उंगलियां फेरती रही और धीरे धीरे बोलती रही। मेरी जिंदगी में बहुत सी औरतें आई थी। रदिया वो पहली औरत थी जिसने मुझे इस रास्ते से आशना किया था, लेकिन उन रास्तों में हिजान खेजी थी, खवस थी, प्रेम की चाशनी नहीं थी। फिर बेला से तसादुम हुआ, उसमें सेक्स की बला खेजी थी। फिर अलका, अग्निहोत्री और राधा और कई हसीनाएं आईं। उन सब ने अपने आप को एक खुश जायका डिश की तरह प्लेट में सजाकर मेरे सामने पेश किया, लेकिन उस सुपुर्दगी के पीछे भी हवस और गर्ज थी। पाकिस्तान वापस आया तो नरगिस से मुलाकात हुई। उसने मेरी खातिर अपने शोर को छोड़ दिया। उसके दिल में कुछ खलूस था, मेरे लिए कुछ चाहत थी। वो मुझे उन खारदार रास्तों से निकालकर अमन, चाश्ती और प्यार की वादी में ले जाना चाहती थी, लेकिन वो ज्यादा अरसे तक मेरा साथ ना दे सकी। मेरे दुश्मनों की हवस की भेंट चढ़ गई और फिर हुरैरी मेरे रास्ते में आ गई। बहुत अरसे तक मैं उसे अपने लिए शजरे ममनुआ समझता रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो पके हुए फल की तरह मेरी झोली में गिरी। उसने मुझे मुस्तकबिल के सुहाने सपने दिखाए। मैं उसके हुस्न में इस तरह पागल हो गया कि उसके इशारों पर चलता रहा। कई आदमियों के खून से हाथ रंगे और उसके लिए एक मुश्किल तरीन मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाया। गुमशुदा मम्मी के उसूल के लिए उसकी मदद की। उसने मुझे 15% कमीशन देने का वादा किया था, लेकिन वो खुद फरेबी का शिकार रही। उसके दिल में भी मकरो फरेब कूट कूट कर भरा हुआ था।
वो बेहद मकार व अय्यार साबित हुई। उसने बड़ी खूबसूरती से मुझे बेवकूफ बनाया और नहायत खामोशी से मम्मी को लेकर गायब हो गई। मुझे क्या मिला? चंद रातों का विशाल और शायद यही मेरा कमीशन था। उसने मेरे साथ धोखा तो जरूर किया लेकिन मुझे महरूम भी नहीं रखा। और अब ताबिंदा, मैं कई हफ्तों तक ताबिंदा की कोठी में रहा। कई मरतबा ऐसे मौके आए कि वो मुझे अपनी तरफ मायल करने के लिए जज्बात का इजहार कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। मुझे हुरैरी के ख्वाबगाह में गुजरी वो रात याद थी। सुबह जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था तो ताबिंदा हेवले की तरह कमरे में दाखिल हुई और मेरी पेशानी पर बोसा देकर वापस चली गई खामोशी से। और अब मैं उसी की गोद में सर रखे सिसक रहा था और वो मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए मुझे ऐसा रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दे रही थी जो मुझे शुरू ही में अपना लेना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आज ये सब कुछ ना होता, मेरी ये दास्तान ना होती। मैं ताबिंदा की गोद में सर रखे ऊँग रहा था। तेज घंटी की आवाज से मेरी आंख खुली। मैं उठ गया और इधर उधर देखने लगा। मुझे सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, नया नया लग रहा था। टेलीफोन की घंटी बज रही थी। ताबिंदा ने करीब जाकर रिसीवर उठाया। वो कुछ देर किसी से बातें करती रही, फिर रिसीवर रखकर मेरी तरफ मुड़ी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अशरफ का फोन था। उसने मेरे करीब बैठते हुए कहा, कौन अशरफ? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मेरे दफ्तर का GM, ताबिंदा ने कहा। कल उसके घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं और उसने भी हमें चाय पर बुलाया है। कोई खास तकरीब? मैंने पूछा। अशरफ के कुछ रिश्तेदार उसकी बेटी के रिश्ते की बात करने आ रहे हैं और उसके ख्याल में इस मौके पर मेरी मौजूदगी भी जरूरी है। खैर ये तो आने वाले कल की बात है। तुम अभी उठकर तैयार हो जाओ, रात का खाना हम बाहर खाएंगे। कहाँ? मैंने एक बार फिर सवालिया निगाहों से उसे देखा। जिम खाना में। आज वहाँ भी एक तकरीब है। मेरा जाने का मूड नहीं हो रहा था, लेकिन तुम साथ होगे तो ठीक है। मैंने उसकी बात काट दी। लेकिन जिम खाना ही क्यों? किसी और जगह क्यों ना चला जाए? मैं जिम खाना की मेंबर हूँ। मैं बाकायदगी से तो वहाँ नहीं जाती, कभी कभार किसी तकरीब में चली जाती हूँ और इस तरह कुछ दोस्तों से मुलाकात का मौका भी मिल जाता है, ताबिंदा ने बताया। तो ठीक है, हम जिम खाना ही चलेंगे, मैंने कहा। लेकिन क्या मेरी वजह से किसी को एतराज तो नहीं होगा? एतराज कैसा? ताबिंदा मुस्कुराई। हर मेंबर को एक मेहमान अपने साथ लाने की इजाजत है और फिर तुम पर एतराज क्यों होगा? तुम्हें मिलकर तो लोग खुश होंगे। क्यों? मुझे सुरखाब के पर लगे हुए हैं क्या? मैंने घूरा। बाद अनजान और अजनबी लोगों से मिलकर भी खुशी होती है, जैसे पहली मर्तबा तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई थी। उसने आखिरी अल्फाज कुछ झिझकते हुए कहे थे। मैं दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका। उसने पहले ही दिन से मुझे अपने दिल में जगह दे ली थी। उसका अंदाजा मुझे उस वक्त भी हो गया था जब मेरी रातें हुरैरी की ख्वाबगाह में बसर होती थी। 2 दिन पहले तक ताबिंदा का मूड ऑफ था, लेकिन अब अचानक ही उसमें तब्दीली आ गई थी और वो बुलबुल की तरह चहकने लगी थी। उसकी वजह शायद ये थी कि हुरैरी जा चुकी थी। गोया उसके रास्ते का कांटा निकल गया था। अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ, ताबिंदा कहते हुए सोफे से उठ गई। अपने कमरे में आकर बाथरूम के आईने में अपना जायजा लिया। हुरैरी के फ्राक में मैंने 2 दिन से शेव नहीं किया था। पहले मैंने शेव बनाया और फिर शावर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडे पानी के गुस्ल से बेहद सुकून मिला। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं जिस्म पर तौलिया लपेटे गुस्ल खाने से बरामद हुआ और अलमारी खोलकर हैंगरों पर टंगे हुए कपड़ों का जायजा लेने लगा। पिछले दिनों हुरैरी के साथ मैंने कई रेडीमेड मलबूसात खरीदे थे। एक सूट ताबिंदा के साथ भी खरीदा, बल्कि मेरे लिए ये सफारी सूट ताबिंदा ही ने पसंद किया था। ये सफारी सूट मुझे भी पसंद था और इस वक्त मैंने यही निकाल लिया। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आ गया। ताबिंदा के कमरे का दरवाजा बंद था। मैं सामने एक सोफे पर बैठ गया। उसके तकरीबन 20 मिनट बाद ताबिंदा कमरे से बरामद हुई। उसे देखकर मैं उछल पड़ा। चेहरे पर मेकअप तो वो पहले भी करती थी, लेकिन इस वक्त नहायत हल्के मेकअप और ग्रे कलर की साड़ी ने उसकी हुइयत ही बदल दी थी। कानों में डायमंड के अवेजे, गले में खूबसूरत नेकलेस और बाएं हाथ की हथेली में 4 अदद तलाई चूड़ियां भी नजर आ रही थी। वो बेहद हसीन लग रही थी। कैसी लग रही हूँ? उसने मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखा। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, मैंने जवाब दिया। माथे पर काला टीका भी लगा लो ताकि किसी की नजर न लग जाए। कोई काफ की परी नहीं हो जिसे नजर लग जाएगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। इससे भी ज्यादा हसीन हो तुम, उसने जवाब दिया। काला टीका लगाने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जो मैली नजरों से तुम्हारी तरफ देखेगा उसकी आंखें निकाल लूंगा। 1 मिनट, जरा मेरे साथ अंदर आओ, ताबिंदा ने कहा। मैं ताबिंदा के साथ कमरे में आ गया। वो मुझे साथ लेकर आईने के सामने खड़ी होगी। इस वक्त उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। मैं दिल में मुस्कुरा कर रह गया। ताबिंदा ने गोया मुझे अपना साथी मान लिया था। वो वाकई बहुत मासूम थी। वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी स्प्रे की बोतल उठाकर मेरे लिबास पर स्प्रे करने लगी। बड़ी मशहूर कुन खुशबू थी उसकी। बाहर निकलते हुए ताबिंदा ने मुलाजमा से कह दिया कि रात को हमारी वापसी देर से होगी। पोर्च में गाड़ी के करीब पहुंचकर ताबिंदा जैसे ही ड्राइविंग साइड वाले दरवाजे के करीब पहुंची, मैं तेजी से आगे आ गया। ड्राइव मैं करूंगा, तुम उतर बैठो पैसेंजर सीट पर, मैंने कहा और उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ ले आया। उसे पैसेंजर सीट पर बिठाकर मैं ऊपर से घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ताबिंदा रास्ते में भी चेक रही थी। अजीब बात ये हुई कि सिर्फ 2 घंटे पहले तक हुरैरी की गुमशुदगी से हम दोनों के मूड ऑफ थे। ताबिंदा का मूड तो कई रोज से इसलिए ऑफ था कि उसके ख्याल में हुरैरी मुझसे उसे दूर कर रही थी और मैं इसलिए परेशान था कि हुरैरी इतला दिए बगैर 2 दिन से गायब थी और फिर उसका फोन आने के बाद मैं बुरी तरह बिफर गया था। अगर हुरैरी मेरे सामने होती तो मैं उसका गला घूंट देता
उसने जिस तरह मुझे धोखा दिया था उससे शायद मैं अपनी आवाज खो बैठा, लेकिन वो ताबिंदा ही थी जिसने मेरा गुस्सा ठंडा किया। इसकी बातों ने बारिश की हल्की फुहार की तरह मेरे सीने में भड़कती हुई जज्बात की आग ठंडी कर दी थी। और मैं सोच रहा था कि अगर ताबिंदा इस वक्त मेरे पास ना होती तो न जाने मैं क्या कर बैठता। हुरैरी अगरचे सैकड़ों मील दूर थी, लेकिन हो सकता है मैं उससे पागल होकर उसकी तलाश में निकल खड़ा होता, लेकिन ताबिंदा ने मुझे संभाल दिया और सिर्फ 2 घंटों बाद हम दोनों के मूड बदल गए थे। और मजीद हैरत की बात यह थी कि उसके बाद हम में से किसी ने अच्छे या बुरे अल्फाज में हुरैरी का जिक्र तक नहीं किया था। हम दोनों शायद उसे भूल गए थे। होटल मेट्रोपोल के पहलू में चीफ गेस्ट हाउस के साथ वो सड़क सीधी प्री कॉन्टिनेंटल और शेरटन होटल वाले चौराहे तक चली गई थी। जिम खाना उस खूबसूरत सड़क के दाईं तरफ से ही शुरू हो जाता था। सड़क के दोनों तरफ चिमचिमाती हुई कीमती गाड़ियां कितारों में खड़ी थी। मैंने भी जगह देखकर गाड़ी साइड में लगा दी। जिम खाने में बड़ी रौनक थी। शहर के बड़े बड़े सनतकार, साहूकार, बिजनेसमैन और आला सरकारी हुकाम अपनी बेगमात के साथ यहाँ मौजूद थे। 5 स्टार होटलों के अलावा ऐसी जगहों पर बड़ी बड़ी पुरअसरार कहानियां जन्म लेती हैं। बेगमात चुपके चुपके ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दे डालती हैं कि अकल दंग रह जाती है। ताबिंदा के जिस तरह इस्तकबाल हुआ था उससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि आला तरीन सोसाइटी की सल्के में उसे बड़ी मकबूलियत हासिल थी। मुझे उसके साथ देखकर बेशतर लोगों को हैरत हुई थी। बाद लोगों ने खुशी का इजहार किया और बाद की आंखों में हसद और रकाबत की चिंगारियां चमक उठी। तुम्हारे शोर के बाद ये पहला शख्स है जिसे तुम्हारे साथ देखा गया है, एक बड़े सनतकार की बेवा ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन है ये, क्या इरादा है? तुम्हारे भी तो आजकल इशफाक पानी वाले के साथ बड़े चर्चे सुने जा रहे हैं, तुम्हारा क्या इरादा है? ताबिंदा ने कहा। मेरा तो मशवरा है कि इसके साथ 2 बोल पढ़वा कर लोगों के मुंह बंद कर दो। तुम्हारे इस दोस्त को देखकर तो मेरी नीयत डामाडोल होने लगी है। सनतकार की बेवा ढिठाई से मुस्कुरा दी। ताबिंदा, करीब खड़ी हुई एक और औरत ने कहा। अपने दोस्त की खैरियत चाहती हो ना तो इसे यहाँ से लेकर हट जाओ। जानती हो ना पिछली मर्तबा इस तगड़ाम बेगम करीम के दोस्त का क्या असर किया था? और फिर यह दिलचस्प इंकिशाफ हुआ कि 3 बेवा खवातीन की एक अलग पार्टी थी जिन्होंने इस फजा को खुशगवार बना रखा था। लोगों ने उन्हें तगड़म का नाम दे रखा था। वो तीनों जवानी में बेवा हो गई थी और उनमें से किसी की उम्र भी 35 साल से ज्यादा ना थी। वो तीनों बिलाशुबा करोड़पति थी और बड़ी जानत से अपने अपने बिजनेस संभाले हुए थे। उनके बारे में आए दिन स्कैंडल बनते रहते थे, मगर उन्होंने कभी परवाह ना की थी। तकरीब जो होनी थी वो तो हुई। फिर 10 बजे डिनर शुरू हो गया। लोग अपनी अपनी प्लेटें लेकर टुकड़ियों में बंट गए। हमारे साथ बेगम नसीर और आरफ सदीकी थे। उन दोनों का ताल्लुक बिजनेस से था और जाहिर है उनमें बिजनेस की बातें ही हो रही थी। मैं अपना खाना खाते हुए खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा। हम उस वक्त लान में थे। एक जोड़े को गेट में दाखिल होते देखकर मैं ठिठक गया। उस आदमी को तो मैं नहीं जानता था, लेकिन वो औरत बेला थी। उसने आबी रंग की साड़ी पहन रखी थी। बहुत सी नजरें उसकी तरफ उठ गई। मैं करीबी रात की रानी के पौधों की आड़ में हो गया। मेरा ख्याल था कि वो दोनों भी इसी तरफ आएंगे, लेकिन वो दूसरी तरफ मुड़ गए। चंद मिनट बाद ही वो लान में आए। उन दोनों के हाथों में भी खाने की प्लेटें थी। वो एक ग्रुप में शामिल हो गए। मैं पौधों के पीछे कुछ और पीछे को सिरक गया। मेरे और बेला के दरमियान 10-12 फुट का फासला था। मेरी दूसरी तरफ भी कुछ लोग मौजूद थे। ताबिंदा ने शायद महसूस कर लिया कि मैं किसी से छुपने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरी तरफ आ गई। क्या बात है? उसने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मुझे लगता है तुम किसी से छुपने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, मैंने कहा। वो आदमी कौन है? दाईं तरफ वो जिसने नीले पोलका डार्ट्स वाली टाई पहन रखी है। वो रमजान सेठ करेंसी वाला, ताबिंदा बोली। लोग उसे बदरू कहते हैं। हर जगह घुसने की कोशिश करता है। उम्र 60 से कम नहीं होगी और सूरत देख रहे उसकी, ना नाक ना नक्शा, फटकार बरसती है उसकी सूरत पर। लेकिन उसके साथ हमेशा जवान और खूबसूरत औरतों ही को देखा गया है। और उस औरत को तो मैंने एक मरतबा पहले भी उसके साथ देखा था। ये शायद 15 दिन पहले की बात है, लेकिन तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मुझे उस बदरू से नहीं, उस औरत से दिलचस्पी है, मैंने कहा। क्या? ताबिंदा ने मुझे घूरा। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं मुस्कुराया। इससे पहले कि वो औरत मुझे देख ले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लगता है तुम उसकी कोई कीमती चीज छीन कर भागे हुए हो और अब पकड़े जाने के खौफ से भाग रहे हो, ताबिंदा ने कहा। जो चाहो समझ लो, फिलहाल तो यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। अगर उसने मुझे देख लिया तो फिर गायब हो जाएगी और उसे तलाश करना मुश्किल होगा। मैंने अपनी प्लेट पौधे के करीब घास पर रखते हुए कहा और फिर ताबिंदा की प्लेट भी उससे लेकर नीचे रख दी। बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही। ताबिंदा टिश्यू पेपर से हाथ पूंछते हुए बोली। गायब होने की कोशिश तुम कर रहे हो और मैं समझा दूंगा, आओ मेरे साथ। मैंने उसकी बात काट दी। मैं पौधों की आड़ में होता हुआ लान से निकलकर गेट की तरफ बढ़ गया। ताबिंदा एक जगह रुक कर किसी से बातें करने लगी थी। फिर वो भी तेज कदम उठाती हुई गेट की तरफ आ गई। इस मरतबा भी ड्राइविंग सीट मैं नहीं संभाली। ताबिंदा पैसेंजर सीट पर बैठ गई। तुमने खाना भी नहीं खाने दिया। मुझे तो बड़े जोर की भूख लग रही है। वो डैशबोर्ड में रखे हुए डिब्बे में से टिश्यू पेपर निकालते हुए बोली। भूख तो मुझे भी लग रही है। रास्ते में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लेंगे, मैंने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। कार को होटल मेट्रोपोल के ऊपर से घुमाकर हम शायरा फैसल पर निकल आए। इस सड़क पर ट्रैफिक के इस्तेमाल की वजह से गाड़ी की रफ्तार ज्यादा नहीं रखी जा सकती थी। हाँ, अब बताओ वो औरत कौन थी
और तुम उसे इस तरह देखकर क्यों वहां से भाग गए? वो औरत नहीं, नागन है, मैंने जवाब दिया। तुम उसके बारे में सुनोगी तो शायद मेरा यकीन नहीं करोगी। मैं तुम्हारी हर बात का यकीन कर लूंगी, तुम बताओ तो सही। वो मुस्कुरा दी। मैं चलने में खामोश रहा, फिर शुरू से उसे अपने बारे में आगाह करने लगा। मैंने अपनी दास्तान उस वक्त से शुरू की जब उमरकोट से मुझे अगवा किया गया था। राजस्थान में बेला से बार बार टकराव, राह के दूसरे एजेंटों से मार के दहशत गर्दों को तरबियत देने वाले कैंप की तबाही, वहां से और पाकिस्तान वापस आकर रजिया और शाहजी से टकराव, और फिर कराची के हालात। मैं ज्यादा तफसील में नहीं गया था, ताहम अपनी जिंदगी के अहम वाकयात बता दिए थे। ये वही बेला है, मैं आखिर में कह रहा था। चंद रोज पहले ये शेरटन में भी नजर आई, लेकिन इसने हाल में मुझे देख लिया और गायब हो गई। या मैं अपने आप को उसकी नजरों से इसलिए पोशीदा रखना चाहता था कि वो मुझे देखकर फिर गायब न हो जाए। लेकिन तुम उसे छोड़कर क्यों चले आए? तबिंदा ने मेरे खामोश होने पर कहा। इस तरह तो उसे फिर गायब होने का मौका मिल जाएगा। बेहतर तरीका तो ये था कि तुम उसे पुलिस के हवाले कर देते, और ये बेहतरीन मौका भी था क्योंकि इस वक्त जिम खाना में एक एसपी भी मौजूद था। मैं दावे से कह सकता हूँ कि बेला अकेली नहीं होगी, मैंने कहा। उसके साथ राह के दूसरे एजेंट भी होंगे और उनमें यकीनन 2-4 खूबसूरत लड़कियां भी शामिल होंगी। बेला तो पकड़ी जाती, लेकिन उसके दूसरे साथी होशियार हो जाते। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। मुझे इस तरह इत्मीनान हो गया कि सेठ रमजान करंसी वाला उर्फ बदरू की वजह से उसे दोबारा तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं उस बदरू के बारे में जानना चाहता हूँ। वो कौन है, क्या करता है और कहाँ रहता है? वो वाकई बदरू है, ताबिंदा ने गहरा सांस लेते हुए कहा। जात का रांगड़ है और राजस्थान ही का रहने वाला है। अपने आप को किसी महाराजा के खानदान का बताता है, लेकिन यहाँ भी सब लोग उसकी असलियत से वाकिफ हैं। सुना है राजस्थान में शूतरबानी किया करता था। चंद साल पहले स्मगलरों की एक पार्टी के साथ सरहद पार करके पाकिस्तान आया। कुछ अरसे में मीरपुर खास में रहा, फिर कराची आ गया और यहाँ सब्जी मंडी में आकर आड़त शुरू कर दी। लेकिन फिर अचानक ही आड़त का काम छोड़कर करेंसी का कारोबार शुरू कर दिया। अब तो उसके पास बाकायदा लाइसेंस है और उसके बिजनेस को कानूनी तहफ्फुज हासिल है। हालांकि आम तासर ये है कि लाइसेंस की आड़ में वसी पैमाने पर करेंसी का गैर कानूनी धंधा करता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। इसकी उम्र 60 से कुछ ऊपर ही है। शक्लो सूरत तो तुम देख चुके हो। कोई जी होश औरत इसके करीब आना भी पसंद नहीं करेगी, लेकिन दौलत में बड़ी कशिश होती है। हसीन और जवान औरतें इसके दफ्तर में जमा रहती हैं। इसके दफ्तर का स्टाफ भी जवान और हसीन लड़कियों पर मुश्तमिल है। अब तक 5 शादियां कर चुका है, लेकिन कोई भी शादी 6 महीनों से ज्यादा नहीं चली। बीवी के हवाले से आजकल फारग ही है। इसकी शामें घर से बाहर ही गुजरती हैं। इसके साथ हमेशा कोई ना कोई हसीन औरत देखी जाती है। ज्यादातर 5 स्टार होटलों में उठना बैठना है। और हैरत की बात यह है कि ये शख्स गैर मुल्कियों को भी नहायत आसानी से फांस लेता है। इन होटलों में उसका ज्यादा वक्त चिट्टी चमड़ी वाली औरतों के साथ ही गुजरता है। इसकी रिहाइश कहाँ है? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। डिफेंस में बहुत शानदार कोठी बनवा रखी है, जहाँ पर चांद की 14वीं शब को स्विमिंग पार्टी भी होती है, तबिंदा ने कहा। स्विमिंग पार्टी? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, तबिंदा ने इस बात में सर हिलाया। कोठी के अकबी लान में स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पार्टी में ज्यादातर जवान और हसीन औरतों ही को मदऊ किया जाता है। 2-4 मर्द भी होते हैं। हैरत है, मैंने कहा। यहाँ ये सब कुछ होता है? ये पूछो कि यहाँ क्या कुछ नहीं होता, तबिंदा ने कहा। ये सब दौलत के खेल हैं। दौलत न सिर्फ सारे ऐब छुपा लेती है, बल्कि ऊंची सोसाइटी के लोग तो कानून को भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इस तबके में जिस तरह कानून और इखलाक की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मेरे लिए कोई नया इंकशाफ नहीं था। मैं तो खुद इन तजर्बात से 2-4 हो चुका था। मैंने तो इस आला सोसाइटी में ऐसी चीजें भी देखी थी कि शैतान भी शर्मा उठे, मगर बंदे को शर्म नहीं आती थी। हम शायरा फैसल पर बहुत हल्की रफ्तार से सफर करते हुए ड्रग रोड स्टेशन के सामने राशिद मिनास रोड पर मुड़ गए। ये सड़क ड्राइव ऑन सिनेमा के सामने से होती हुई गुलशन इकबाल की तरफ चली गई थी। लेकिन तुम्हें उसके बारे में इतनी सारी मालूमात कैसे हासिल हुई? मैंने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा। एक मरतबा उसने मुझ पर भी डोरे डालने की कोशिश की थी, ताबिंदा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तकरीबन 2 साल पहले की बात है। हमारा आमना सामने एक तकरीब में हुआ। उसे जब पता चला कि मैं बेवा हूँ और दौलतमंद भी हूँ, तो पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गया। और तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि उसने जितनी भी शादियां की हैं, दौलतमंद बेवाओं ही से की हैं। उनसे भी उसने अच्छी खासी दौलत ईंटी थी। ये एक मरतबा मुझे अपनी कोठी पर भी ले गया। इसकी नीयत तो यकीनन अच्छी ना थी, लेकिन ये अपने इरादे में कामयाब ना हो सका। उसके बाद भी ये कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने इसे कभी मुंह नहीं लगाया। इससे हमेशा दूर ही रहने की कोशिश की। मर्दों से उसके ताल्लुकात कैसे हैं? मेरा मतलब है सरकारी अफसरान और हुकूमत के आला ओहदों पर फायज लोगों से उसके ताल्लुकात कैसे हैं? मैंने पूछा। बाज लोग तो उसे करीब भी नहीं फटकने देते और बाज लोगों से उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और उनमें 2 लोग शामिल है जिन्हें ये चांद की 14वीं शब को अपने यहाँ होने वाली स्विमिंग पार्टियों में बुलाता रहता है, तबिंदा ने कहा। कार नीपा चौरंगी में पहुंच चुकी थी। चौरंगी से आगे निकलकर मैंने कार KFC वाली गली में मोड़कर रोक ली। इस वक्त अगर ये रात के 12 बज चुके थे, लेकिन KFC के हाल में कोई मेज खाली ना थी। एक वेटर हमारी रहनुमाई करता हुआ ऊपर वाले हाल में ले आया।
इस हाल में भी सिर्फ 2 मेजें खाली थी, जिनमें से एक पर हमने कब्जा किया। 1 बजे हम बाहर निकले तो इस वक्त भी उस फूड पार्लर की रौनक में कोई कमी ना आई। उस रात घर पहुंचकर हम देर तक बेला और रमजान के बारे में बातें करते रहे। तबिंदा की बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो किस किस्म का इंसान था। किसी भी मुल्क में गैर मुल्की एजेंटों को ऐसे ही लोगों की तलाश होती है, और सेठ रमजान जैसे लोग जो बड़ी आसानी से उनके आलाकार बन जाते हैं। उसकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। शक्लो सूरत भी ऐसी ना थी कि कोई औरत उसकी तरफ तवज्जो कर सके। ऐसी सूरत में बेला जैसी हसीन औरत खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आए तो वो उसके लिए नेमत से कम ना होगी। गैर मुल्की एजेंट आमतौर पर जवान और फुर्तीले लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन सेठ रमजान जैसे बूढ़े भी उनके लिए बड़े कारआमद साबित होते हैं। उनके समाजी रुतबे और ताल्लुकात से फायदा उठाया जाता है। रमजान के भी आला सरकारी हुकाम से ताल्लुकात थे। उन्हें अपनी कोठी पर स्विमिंग पार्टियों में भी बुलाया करता था। स्विमिंग पूल पर हसीनाओं के जुर्मट में वो लोग क्या क्या गुल नहीं खिलाते होंगे। ऐसे मौकों पर तो उनसे कोई भी बात उगलवाई जा सकती थी। मैं बेला से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। वो दुनिया की खतरनाक तरीन औरत थी। उसमें बेपनाह सलाहियतें भरी हुई थी और वो इन सलाहियतों से पूरा फायदा उठाना चाहती थी। सेठ रमजान करंसी वाला जैसे बदसूरत और खोज को अपना अलाकार बनाकर वो बड़ी आसानी से दूसरों तक पहुंच सकती थी। बेला यहाँ किसी मामूली मिशन पर नहीं आई होगी। राह में उसकी अहमियत से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था और उसे बड़े और अहम मिशनों पर ही मुल्क से बाहर भेजा जाता था। इससे पहले भी वो कई मरतबा पाकिस्तान आ चुकी थी और जब भी यहाँ आई थी यहाँ खासी अफरा तफरी मचा कर गई थी। आखिरी मरतबा वो उस वक्त आई थी जब दहशत गर्दी की तरबियत के लिए नौजवानों को मुंतखब करके राजस्थान के ट्रेनिंग कैंपों में भेजा जा रहा था। बाद नौजवान हसीन औरतों, शराब और दौलत के लालच में आकर उसके शिकंजे में फंस जाते थे। बाज को अगवा करके सरहद पार पहुंचा दिया जाता, जहां उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उनकी सोचों का रुख बदल लिया जाता और उन्हें पाकिस्तान वापस भेजकर उन्हीं से तकरीबकारी कराई जाती थी। मुझे भी इस मकसद के लिए अगवा किया गया था, लेकिन सरहद पार करते हुए मैं उनके हाथों से निकल गया और बेला मेरी कैदी बन गई। लेकिन वो बहुत चालाक साबित हुई। उसने एक मंदिर में नागराज के सामने मुझे पेश कर दिया, लेकिन मैं वहां से भी भाग निकला और उसके बाद हमारे दरमियान एक तवील जंग शुरू हो गई।